आइए मानव इतिहास के सबसे लंबे, सबसे इंटेंस और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में से एक के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम उस ग्लोबल मैनहंट को डिकोड करेंगे जिसने दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये जासूसी, कूटनीति और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसे सुलझने में सालों लग गए। 9 साल, 7 महीने और 20 दिन। जरा सोचने वाली बात है, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। इतने लंबे अरसे तक दुनिया की सबसे एडवांस्ड और पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसियां एक ऐसे इंसान के पीछे पड़ी थीं जिसने खुद को मॉडर्न कम्युनिकेशन से पूरी तरह काट लिया था। ना कोई सैटेलाइट फोन, ना इंटरनेट, ना ही कोई रेडियो सिग्नल। इस इंसान को ट्रैक करने के लिए अमेरिका को सचमुच अपना पूरा जोर लगाना पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, द मेकिंग ऑफ रेडिकल। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे 1957 के दौर में चलना होगा। 1957 में ओसामा बिन लादेन का जन्म सऊदी अरब के एक बेहद अमीर कंस्ट्रक्शन अरबपति परिवार में हुआ। मतलब एक ऐसी लाइफ जहां पैसों की लिटरली कोई कमी नहीं थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के दिनों में प्रोफेसर अब्दुल्ला यूसुफ आजम के इन्फ्लुएंस में आकर उसकी सोच पूरी तरह कट्टरपंथी हो गई। फिर 1979 आया जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। उस वक्त उसामा ने मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग और फंडिंग के लिए अपनी इसी बेहिसाब पारिवारिक संपत्ति का इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि तब वो CIA और ISI के ऑपरेशंस के काफी करीब रहकर काम कर रहा था। लेकिन 1988 आते आते उसने अपने ही मेंटर से रास्ते अलग कर लिए और अपना खुद का एक नेटवर्क खड़ा किया जिसे आज दुनिया अल-कायदा के नाम से जानती है। अब आते हैं पार्ट 2 पर, डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका। एक संगठन बनाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसका पूरा फोकस, उसकी पूरी नफरत सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ मुड़ गई? ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल टर्निंग पॉइंट आया 1990 के गल्फ वॉर में। जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो सऊदी शाही परिवार ने अपने देश की रक्षा के लिए अमेरिकी सेना को न्योता दिया। बस यहीं से एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्लैश शुरू हुआ। ओसामा का मानना था कि अमेरिकी सैनिक गैर मुस्लिम हैं और उनका वहां की पवित्र भूमि पर होना बिल्कुल गलत है। उसने शाही परिवार के इस कदम की कड़ी आलोचना की और सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। और ये खतरा कितनी तेजी से बढ़ा, ये साफ देखा जा सकता है। शुरुआत में उसके हमले उतने कामयाब नहीं रहे। 1992 में यमन के होटलों में अमेरिकी मरीन को निशाना बनाने की कोशिश फेल हो गई। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बेसमेंट में वैन बम धमाके हुए, लेकिन इमारतें खड़ी रहीं। पर 1998 आते आते तस्वीर बहुत भयानक हो चुकी थी। तंजानिया और केन्या में अमेरिकी दूतावासों पर जो हमले हुए, उनमें 200 लोगों की जान चली गई। और यही वो वक्त था जब अमेरिका ने पलटवार करते हुए पहली बार ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच लॉन्च किया। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, द 9/11 मास्टरमाइंड। इस पॉइंट तक अल-कायदा और अमेरिका के बीच एक खुली जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन सबसे खौफनाक मंजर तो अभी आना बाकी था। 2996। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 11 सितंबर 2001 की उस सुबह 19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल प्लेन्स हाईजैक किए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया के एक खेत में हुए इन क्रैशेस ने 2996 बेगुनाहों की जान ले ली। अल-कायदा कमांडर खालिद शेख मोहम्मद के साथ मिलकर रची गई इस क्रूर साजिश ने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इतने बड़े हमले के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया। 9/11 के फौरन बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। दिसंबर 2001 तक खुफिया एजेंसियों को पक्का पता चल चुका था कि टारगेट तोरा बोरा की गुफाओं में छिपा है, पर इतनी बड़ी घेराबंदी के बावजूद वो वहां से बच निकला। और यहीं से शुरू हुई छिपने की एक ऐसी कहानी जो पूरे 1 दशक तक चलने वाली थी। पार्ट 4, ट्रैकिंग द ट्रस्टेड कुरियर। सालों तक अंधेरे में तीर चलाने के बाद आखिरकार जांच का तरीका बदल गया और ये पूरा ऑपरेशन एक बेहतरीन डिटेक्टिव स्टोरी में बदल गया। आइए देखते हैं कि ये डॉट्स कैसे कनेक्ट हुए। 2003 में CIA के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी जब 9/11 का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद, जिसे KSM भी कहा जाता है, पकड़ा गया। इंटेरोगेशन के दौरान एक बेहद अहम सुराग मिला। टारगेट किसी भी तरह के फोन का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक भरोसेमंद संदेशवाहक यानी कुरियर पर डिपेंडेंट है। इस कुरियर की पहचान अबू अहमद अल कुवैती के तौर पर हुई। सालों की कड़ी निगरानी के बाद 2010 में यही कुरियर CIA को पाकिस्तान के एक खास कंपाउंड तक ले गया। अब आते हैं पार्ट 5 पर, द एबटाबाद कंपाउंड।
कुरियर का पीछा करते हुए इंटेलिजेंस टीम पाकिस्तान के एबटाबाद पहुंची और वहां उन्हें जो दिखा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अब इन डिटेल्स को देखना बहुत दिलचस्प है। ये घर आस पड़ोस के बाकी घरों से करीब 8 गुना बड़ा था। इसके चारों तरफ 18 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें थीं जिन पर कंटीले तार लगे थे। सबसे अजीब बात, इतने बड़े घर में ना कोई इंटरनेट था और ना ही कोई टेलीफोन लाइन। अंदर रहने वाले लोग अपना कूड़ा बाहर फेंकने के बजाय घर के अंदर ही जला देते थे। और तो और तीसरी मंजिल की बालकनी को 7 फीट ऊंची दीवार से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था। CIA एनालिस्ट्स के लिए ये सारे रेड फ्लैग्स चीख चीख कर कह रहे थे कि अंदर कोई बहुत हाई प्रोफाइल इंसान छिपा है। पर जाहिर है सिर्फ शक की बुनियाद पर इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सकता था। अंदर मौजूद लोगों की पहचान पक्की करने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। डॉक्टर शकील अफरीदी के जरिए वहां एक फर्जी हेपेटाइटिस वैक्सीन ड्राइव चलाई गई ताकि अंदर रहने वाले बच्चों का DNA सैंपल हासिल किया जा सके। हालांकि यह प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं रहा, लेकिन इससे खुफिया एजेंसियों का शक और भी पुख्ता हो गया। और फिर आता है हमारा फाइनल सेगमेंट, पार्ट 6, ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मई 2011 में इस ऐतिहासिक रेड को हरी झंडी मिल गई। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर, जिसे अंजाम देना था अमेरिकी नेवी की सबसे एलीट यूनिट सील टीम 6 को। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। तत्कालीन प्रेसिडेंट ओबामा और वाइस एडमिरल मैक्रेवन ने वहां सीधे हवाई हमले या बमबारी करने के ऑप्शन को साफ रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि बमबारी में बेगुनाह नागरिक मारे जा सकते थे और सबसे बड़ी बात, टारगेट के मारे जाने का कोई फिजिकल प्रूफ यानी उसका शव नहीं मिल पाता। इसीलिए एक रिस्की कमांडो रेड प्लान की गई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असलियत प्लानिंग से काफी अलग होती है। ओरिजिनल प्लान ये था कि हेलीकॉप्टर शांति से कंपाउंड के ऊपर मंडराएंगे और कमांडोज चुपचाप अंदर उतरेंगे, पर रियलिटी में सब कुछ केओस में बदल गया। 18 फीट ऊंची दीवारों की वजह से हवा के दबाव में गड़बड़ी हुई, जिसे वोर्टेक्स रिंग स्टेट कहते हैं, और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की पूंछ दीवार से टकरा गई। हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड हो गया। अब चुपचाप अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं था। सील्स को तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी और धमाका करके गेट्स उड़ाने पड़े। इसके बाद जो हुआ वो महज कुछ मिनटों का खेल था, लेकिन हर एक सेकंड में जान का खतरा था। रात के 3:30 पर हेलीकॉप्टर एबटाबाद में उतरे। 3:33 पर धमाके के साथ गेट टूटे। 3:37 तक दूसरी मंजिल को पूरी तरह सिक्योर कर लिया गया और उस कुरियर को एलिमिनेट कर दिया गया। और फिर ठीक 3:39 पर टीम तीसरी मंजिल पर पहुंची, वो मंजिल जहां उनकी सालों की तलाश खत्म होने वाली थी। तीसरी मंजिल के उस कमरे में क्या हुआ, ये बात सील टीम के मेंबर्स के बयानों से सामने आई। उनका साफ कहना था कि जब वो अंदर पहुंचे तो टारगेट खुद को बचाने के लिए वहां मौजूद महिलाओं को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। उसी पल गोलियां चली और उसी क्षण दुनिया के सबसे वांटेड शख्स का अंत हो गया। ये पूरा ऑपरेशन मुश्किल से 15 मिनट चला। सुबह 4:05 तक कमांडोज उस शव, अहम दस्तावेजों और हार्ड ड्राइव्स को लेकर बगराम एयरफील्ड के लिए निकल चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल था कि शव का क्या किया जाए। अमेरिका किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि उसकी कब्र कट्टरपंथियों के लिए कोई स्मारक बन जाए। इसलिए DNA और बाकी पहचान पुख्ता करने के बाद USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर से उसे अरब सागर में दफना दिया गया। 9 साल से भी ज्यादा लंबा चला ये ऐतिहासिक मैनहंट आखिरकार समंदर की गहराई में जाकर खत्म हुआ। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या किसी भी संगठन के सिर्फ एक सबसे बड़े चेहरे को खत्म कर देने से वो पूरी की पूरी कट्टरपंथी विचारधारा और उसका मूवमेंट वाकई खत्म हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी दुनिया ढूंढ ही रही है।